Assalamualaikum. Welcome to all my Fizz Collective Talk Show. I'm Dr. Maltarik, your host. आज अपने सेशन का आगाज करने से पहले मैं जिस स्पीकर के बारे में बात करूंगी उस स्पीकर को मैं एक कोटेशन डेडिकेट करूंगी. A candle knows nothing by lightning and the candle. इस कोटेशन से आपसे समझ आ भी गई होगी कि यानी कि ये टीचर के बारे में बात हो रही है. वो टीचर, वो उस्ताद जो अपने स्टूडेंट को काबिल बनाने के लिए डिफरेंट रास्तों को सर्च करता है, देखता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे बेहतर हो. ये जिंदगी में सिर्फ दो लोग करते हैं, एक आपके पेरेंट्स और दूसरा आपके टीचर. तो आपको समझ आ गई होगी कि मेरे पॉडकास्ट में आज जो स्पीकर मौजूद है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने लाइन को जो चूज किया वो एकेडमिक में किया और एकेडमिक में अपनी सक्सेस दे रही है, एक्सपीरियंस भी है. सो ये वीडियो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपनी टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं और अपने कैरियर वहां से आगाज करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में आपको टिप्स जरूर मिलेंगी. मेरे अभी सपोर्ट में तो लास्ट में बहुत सुनिएगा और साथ ही साथ मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. चलो हम चलते हैं अपने स्पीकर की तरफ. आज स्पीकर जिन्होंने मैं ज्वाइन किया हुआ है इनका नाम डॉक्टर आयजा यूसुफ है. इनके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमें अपना टाइम दिया. शी इज वन ऑफ माई बेस्ट सीनियर. अगर मैं बात करूँ तो मुझे कभी भी इनकी जरूरत पड़ी है ना तो उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है, हेल्प किया है, उस चीज से, उस सिचुएशन से निकालने का तरीका बताया है और हमेशा मोटिवेट किया है कि तुम काम करो. इनकी सबसे बड़ी बात, इनके पास 2 गोल्ड मेडल भी है पर इन्होंने कभी इसका प्राउड फील किया ही नहीं है. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अल्लाह ताला जब आपको चीज दे लेकिन आप फिर भी डाउन टू अर्थ शो करो हर किसी को, तो ये अल्लाह ताला आप पे और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करते हैं. तो so much Miss Maria for such nice words. I'm very obliged to be here कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये एक सर्कल जारिया जो आप कर रही हैं. होप सो अभी हमारे जो न्यू कमर्स हैं, हमारे फील्ड के न्यू कमर्स हैं, उनको तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह उनको कहीं ना कहीं जितने भी आपके अपकमिंग पॉडकास्ट हैं या प्रीवियस है कहीं ना कहीं जरूर फायदा जरूर देंगे. एक कहते हैं ना, एक लाइन मिल जाना एक गाइडलाइन के तौर पे जरूर एक्ट करेगा इंशाल्लाह. अच्छा जी, इसके साथ हम चलते हैं. डॉक्टर आयजा, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन का क्या है और कहाँ से आपने की है? Done my DPT from Rifa International University और उसके बाद मैंने अपना MS in Orthopedic Manual Physical Therapy जो है वो कंप्लीट किया from Rifa as well. जैसे डॉक्टर आयजा आपने बताया कि आपने डिग्री की, DPT किया, जिसके बाद मास्टर्स किया. बहुत से लोग जो होते हैं ना वो मास्टर्स में थोड़ा टाइम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और सिलेक्शन करने में बड़ा मसला उनको आते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली मारिया, जैसे कि आपने कहा कि गैप लेते हैं जस्ट आफ्टर डीपीटी और मीन्स हम जब लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा. एक अजीब सा काओस होता है कि आगे हमने क्या करना है, जॉब है नहीं है, आगे स्टडी का प्रेशर होता है, करनी है फर्दर नहीं करनी. हमारे टाइम पे आप कंफ्यूजन तो थी लेकिन जितनी अब कंफ्यूजन पहले इतनी नहीं थी. सिर्फ 2 हमारे पास ऑप्शंस थे एंड विद इन लाहौर OMPT था विच इज ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी या फिर न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी था एंड जो NMPT है. साथ अब पीड्स में भी हो रहा है MS, वुमेन हेल्थ में है, स्पोर्ट्स में है. तो एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि मैं आगे MS परस्यू नहीं करूंगी, मैं गैप लूंगी. बट जब एंट्रेंस एग्जाम दिया फॉर MS तो व्हेन आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन इट तो माय पेरेंट्स गॉट एग्रीड कि नहीं कर लो, गैप ना लो. पहले आफ्टर माय DPT दे डिसाइडेड कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, आई शुड टेक गैप. और फिर रह गई बात कि मैंने परस्यू कैसे किया. जब हाईएस्ट मार्क्स आए कंटिन्यू मुझे परस्यू करनी थी अपनी MS डिग्री, तो था कि अब OMPT में करना है क्या NMPT. तो कहते हैं ना कि विदाउट एनी डायरेक्शन ये हो कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत एजुकेटेड है और कोई फैमिली से कोई गाइडलाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं था.
ये सिर्फ अल्लाह ताला की एक गाइडलाइन थी कि अल्लाह ताला बस आप मदद कीजिएगा, जो भी हो रहा है बस उसमें कामयाबी दीजिएगा। नॉर्मली अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है हमें क्या करना चाहिए फर्दर, हमें किस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, और उनको मोस्ट कॉमन आंसर ये दिया जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मीन्स अगर वो क्वेश्चन करते हैं उनसे काउंटर क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, फिर वो इंटरेस्ट बताते हैं, फिर उनको पता लगता है कि उसमें सैचुरेशन बहुत है। सैचुरेशन आपके अकॉर्डिंग होती है। क्या अगर जिस तरह आप डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप हर फील्ड में किसी नॉमिनेटेड पर्सन का नेम बताते हैं। OMPD में बहुत रिनाउंड नेम्स हैं बट डिफरेंट डोमेन्स, जैसा अब जिस स्पोर्ट्स में कहते हैं सैचुरेशन हो गई है, पीच में सैचुरेशन हो गई है, लेकिन सैचुरेशन हो या ना हो आपकी अपनी काबिलियत उसमें जो है वो आपको आगे लेके जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करें अच्छा करें, ताकि जब आप उस फील्ड में आए तो आपकी मेहनत, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स आपको नॉमिनेट करें कि नहीं ये अगर न्यू भी है तो इसमें कोई काबिलियत है, इसमें कोई नॉलेज की बात है। तो प्राइस आपने बताया कि आपको 7 साल हो गए अपनी एकेडमिक लाइफ में वर्क करते हुए और एक छोटे से बड़े पोस्ट पे आना, जो कि आपने मुझे भी बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक भी है। और इस तरह इस सफर आपका कैसा रहा कि जो लोग कहते हैं ना कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं, प्लीज हमें जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आई थिंक आप ज्यादा बेहतर इसको एलेबोरेट कर सकती हैं कि किस तरह आपको अपना पेशेंट रखते हुए वर्क करना चाहिए, या आपको क्या चैलेंजिंग अपनी फील्ड में फेस करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल सही मारिया, जैसे कि अब तो डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट नहीं है। आई हैव स्टार्टेड माय जॉब करियर एज अ क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटरशिप में जब हमने वहां पे फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पूरा सफर जो था ना एक हार्ड वर्क, पेशेंस और अल्लाह का शुक्र की बात थी कि मुझे किसी भी स्टेज पे मैंने कहीं पे भी गैप नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद हाउस जॉब, दैट इज पेड। हाउस जॉब के बाद हम फौरन ही मुझे जॉब मिल गई। उस जॉब में के बाद मैंने फिर फर्दर परस्यू किया सेकंड एज अ लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी स्टार्ट हुई एक पेशेंस के साथ। आज के जो हमारे न्यू कमर्स हैं फील्ड में, वो कहते हैं कि बस हमें आए, हमारा नाम हो, हम काम करें या ना करें। उस सारे में जो चैलेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि हाउ टू ओवरकम डिफरेंट जॉब प्लेस। हर जॉब प्लेस की डिफरेंट डिमांड होती है रिगार्डिंग टीचिंग। क्या आपका टीचिंग का वे ये होना चाहिए, टीचिंग के लिए आपको डिफरेंट जो टूल्स हैं वो यूज करने आने चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा पेशेंस, हार्ड वर्क के साथ ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और वही बात है, इन सब की चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। हमारे आजकल तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो डीपीटी करवा रहे हैं और उस डीपीटी के साथ उन एक साल में कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अगर हम ये कहने की बजाय ये कहना शुरू करते हैं कि जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो वेल इक्विप्ड होकर अपनी डिग्री के साथ निकल रहे हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेज बहुत हैं। हर कोई रिसोर्सेज खुद बनाता है और अल्लाह ताला के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत को कभी भी जाया नहीं करते, हमेशा अल्लाह ताला अता करते हैं। चाहे किसी को थोड़ा करें, किसी को ज्यादा, हर एक का मुकर्ररा वक्त है। फाइजा, आपने बताया कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इन्फॉर्मेशन बात की, लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, आई थिंक इसका जो आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि इंटर्नशिप के बारे में, कि हम इंटर्नशिप कब करें, किस सेमेस्टर में करें, किस ईयर में करें। जो न्यूली बच्चे आते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। इनिशियली अगर इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर केसेस, बट इनिशियली बच्चों को अपने जो बेसलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, बैकग्राउंड नॉलेज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं कहती हूँ नॉर्मली कहते हैं जी 2 साल के बाद कर लिया जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव जो है बच्चों को आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स तो उनको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप में करने चाहिए।
3 years में बच्चे की बैकग्राउंड नॉलेज, कॉन्सेप्ट, असेसमेंट के लिए वो मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी MS के पढ़ चुके होते हैं, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थेरेप्यूटिक्स पढ़ चुके होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती हैं, फिर इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ चुके होते हैं और टू सम एक्सटेंट दे कैन लिंक फार्मा कर रहे हैं तो दे कैन लिंक कि अगर पर्सन ये मेडिकेशन ले रहा है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किस लिए ले रहे हैं, तो मिनिमम 3 years उनको लेनी चाहिए। उसके बाद इंटर्नशिप, ऑब्जर्वरशिप करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो हमारे मोस्ट सीनियर बैचेस हैं, जैसे कि हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स 9th सेमेस्टर 10th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड प्रैक्टिस इन देयर इवनिंग, मीन्स उनको इवनिंग में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जिससे उनके स्किल बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी और जब वो पास आउट हों तो वो ये ना कि अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, देन हम जॉब हंट करेंगे। और जब आपके पास डिग्री आ गई है ना, इसका मतलब है यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। You are not going to hunt for observership or internship. You should go for a job, but उस job के लिए आपको अपने ऊपर confidence होना जरूरी है कि yes, I have done my practice in my clinical supervision practice like clinical rotation जो होती हैं या house job, then go for job. लेकिन जब आपको पता है कि ना आपके concept है, ना आपके पास knowledge है, ना आपके पास skill है, तो आप job किस तरह हंट कर सकते हो। और जॉब में इन सब के साथ साथ अगेन जिस चीज पे मेरा फोकस है, दैट इज योर सॉफ्ट स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो आपको नॉमिनेट करता है जितने भी आपके साथ लॉट निकल रही है उस सब। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। मैं हमेशा अपने वीडियो में जरूर कहती हूँ हर बात के बाद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गाइडेंस हमें लाइफ में लगता है ना कि कोई देगा, बताएगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें कि हमें उस टाइम नहीं पता थी, हम बस धक्के से जा रहे हैं और जाए जा रहे हैं, हर जगह मौजूद है, तो ये चीजें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप आज के एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि आपका एक वर्ल्ड, एक आपका एक्सपीरियंस गुजरा है, तो आप क्या सेटिस्फाइड? एजुकेशन सिस्टम जिसका हमारा आफ्टर कोरोना हो चुका है, कहें कि वो बस सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे बच्चे आफ्टर कोरोना बहुत ज्यादा रिलाई कर चुके हैं बनी बनाई चीजों पे। जिस तरह अब AI का जमाना आ गया, पहले हम कह रहे थे डिजिटल मीडिया का जमाना है, अब हम कहते हैं AI का जमाना है। जस्ट एक चैट जीपीटी, हर एक उससे अब वाकिफ है कि चैट जीपीटी पे वो कुछ भी लिखें जी, उनकी असाइनमेंट, कॉन्सेप्ट, हर चीज बनी बनाई आ जाती है। हमारे टाइम में अगर हम अपने सीनियर्स की बात करें तो उनके पास गूगल नहीं था, हमारे पास गूगल आ गया, तो हमें एक चीज के लिए 3 से 4 आर्टिकल, ब्लॉग्स या वेबसाइट सर्च करनी पड़ती थी, पढ़नी पड़ती थी बुक के अलावा। अब के बच्चों की कंसाइज हो गई है, तो उनकी मेमोरी भी उतनी कंसाइज है, वो जितना लिमिटेड होके चलते हैं उनका नॉलेज भी उतना लिमिटेड रहता है और उनको वो टेम्परेरी चीजें याद रहती है, बुक से वो चीज खत्म हो गई है। मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया जरूर आ रहा है, लेकिन उस डिजिटल मीडिया को हमारी बुक्स के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहिए। जो बुक्स हमें नॉलेज देती हैं वो कोई भी वेबसाइट, कोई भी AI टूल नहीं दे सकता, और बुक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर टू AI टूल्स। जहाँ पे बात की इन्होंने किताबों की, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वहीं पे मैं आपको इनका एक किस्सा भी सुनाऊंगी। मुझे आज भी याद है, इस बात को गुजरे हुए गालबन 5 साल हो चुके हैं, 5 से 7 साल हो चुके हुए हैं, और ये उस टाइम थी 8th सेमेस्टर में और मैं थी 1st सेमेस्टर में। तो हमारे पास काइनी की बुक थी और काइनी में थे एक्सिस ऑफ प्लेन। तो हमारी जो थे ना टीचर ने समझाया, हमें समझ नहीं आया, शायद उस टाइम समझ नहीं आई थी, तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए ना। मैं मेरी फ्रेंड के पास आई है, क्योंकि ये हमारी बस में भी गई है, हम लोग साथ आते जाते भी थे, तो मैं इनके पास आई है। मैंने कहा कि ऐसा आप प्लीज ये समझा दें, और उन्होंने जिस तरह बताया कि एक पॉइंट है, उसके अराउंड आपने मूव करना है, वो उसको एक्सिस ऑफ प्लेन कहते हैं। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि यही कॉन्सेप्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को तब दिया जब मैं एक्सिस ऑफ प्लेन पढ़ाने पे आई। और जब मैंने अपनी बुक्स को ओपन किया, जो जो पॉइंट्स मेरे लिखे हुए थे ना, तो मैं कहती हूँ क्लास में टीचर बोलती थी, मैं लिखती थी। तो अगर डॉक्टर आयजा, मैं चाहूंगी कि हमारे पॉडकास्ट का इख्तिताम हो रहा है, तो उस पर आप मैसेज अपना जो हमारे यूथ के लिए एज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
आप इसका देना चाहें तो प्लीज। तो इंशाल्लाह में हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं और बेस्ट विशेस के वो जब फील्ड में आए तो अपना एक मोटो लेकर आए कि नहीं, हमने इस फील्ड में वर्क करना है, इस फील्ड को सर्व करना है। अगर हम बात करें जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत सर्व किया है इस फील्ड को, प्रो बोनो सर्विसेज बोलती हैं। इस फील्ड को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए उन्होंने बहुत सी रिफॉर्म्स भी लाए हैं, न्यू टेक्निक्स का यूज करना, न्यू मोडालिटीज का, न्यू स्किल्स का यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी यूथ को चाहिए कि हर चीज को बनी बनाई चीज हासिल करने के बजाय उस पर मेहनत करें। हमारे बच्चे ग्रेड के पीछे भागते हैं, ग्रेड की बजाय अगर वो स्किल के पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सैचुरेशन नहीं है, क्योंकि तब हर हमारा स्टूडेंट वेल इक्विप्ड होगा और उसे कोई भी मार्क नहीं दे सकेगा। इसी पे ही फोकस करके चले। और दूसरा जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि स्टडीज में एक स्टेप अहेड होके चले। बच्चों को यहाँ पे पता ही नहीं होता हम नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, बुक्स तो दूर की बात है। तो हर आपके पास करिकुलम होना चाहिए, आपको ऑफ हुआ है या वैसे ही आप में ये एक अर्ज होनी चाहिए कि हमारे तो एक रिकमेंडेड करिकुलम है ना, जिसकी हमें जोन से बुक्स मिल गए, कहा हुआ है करिकुलम ने, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कोई अपग्रेडेड बुक जरूर ढूंढकर उसको जरूर रीड किया करें। बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। बाकी होप सो इस फील्ड में जो भी आ रहे हैं उनका सफर बहुत अच्छा, बहुत आसान हो। अल्लाह ताला आप लोग सबकी मदद करे, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे आपकी स्टडीज में, आपके वर्क में, और इस सब के साथ अल्लाह ताला पे तवक्कल, अपने मामलात में अल्लाह ताला पे भरोसा रख कर चलना सीखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।